आइए आज हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में, मगध साम्राज्य, मगध एम्पायर के बारे में थोड़ा सा जानकारी करें। तो अगर आप सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे तो मगध साम्राज्य में आपका हर्यंका डायनास्टी, दूसरी शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनास्टी, तीसरा नंद वंश, नंदा डायनास्टी, चौथा मौर्य, मौर्यन कहते हैं जिसको इंग्लिश में मौर्यन डायनास्टी, पांचवा इसके बाद सुंगा डायनास्टी। हिंदी में कहेंगे तो हर्यंक वंश, इस तरीके से लिख दीजिए, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, मौर्य वंश और सुंग वंश। इस तरीके से आपके 1, 2, 3, 4, 5 हैं। इन 5 वंशों ने मगध पे शासन किया। ये आप जानते हैं। अगर समय देखेंगे तो हर्यंक वंश का समय था 544 से लेकर 412 तक, ये सब बीसीज हैं, बीसी। शिशुनाग वंश 412 से लेकर 344 तक, नंद वंश 344 से लेकर 321 तक, मौर्य वंश 321 से लेकर 184 तक और सुंग वंश 184 से लेकर 75 बीसी तक, ये सब बीसी हैं। ये शासन किया। ये अगर आप मगध साम्राज्य के, मगध डायनास्टी की जो जिन साम्राज्यों ने शासन किया उनका क्रम लगाएंगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक। लेकिन हर्यंक वंश के पहले जो है, अगर हम पुराणों और महाभारत की माने तो इसके पहले एक जो है द फर्स्ट डायनास्टी टू रूल मगध वाज बृहद्रथ। ये बृहद्रथ थे सबसे पहले। जो पहला वंश जो है, ये हर्यंक वंश के पहले भी बृहद्रथ आते हैं, जैसा कि पुराण हमें बताते हैं। ये वसु के पुत्र थे। बृहद्रथ के पिता का नाम वसु था, यानी वसु से बृहद्रथ हुए और बृहद्रथ से जरासंध हुए, जिनका नाम आपने खूब सुना होगा महाभारत में, है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है भीम की सहायता से इनको पराजित कराया था और बाद में इनकी हत्या हुई थी। तो यही जरासंध है। ये तो ये बृहद्रथ डायनास्टी ये हर्यंक वंश के पहले आती है। ये एक छोटी सी बात है। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो रिपुंजय था, लास्ट रिपुंजय। और देखिए, राजा का मजबूत होना जरूरी होता है। रिपुंजय एक कमजोर शासक था। तो इस राजा भले ही थे, लेकिन इनके जो मंत्री साहब थे, देखिए मंत्री लोग रहते हैं राजा के पास तो वही कुर्सी पे निगाह लगाए रहते हैं। तो इनका एक मंत्री था, किनका, रिपुंजय, जो अंतिम शासक थे। इसने अपना बेटा जो है, मंत्री थे पुलिक, उन मंत्री साहब का नाम था पुलिक, उन्होंने रिपुंजय को मरवा दिया। ये काम खाली बाद में नहीं हुआ है, मध्यकाल में है। उन्होंने जो है, उन्होंने पुलिक ने जो है, उनको मंत्री थे इनके, ये रिपुंजय के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ वंश के, उसको इन्होंने यूं कटवा दिया और कटवा करके पुलिक जी ने अपने बेटे को राजा बना दिया। ये संक्षेप में कहानी है इस वंश की। और अब हम आते हैं हर्यंक डायनास्टी के ऊपर, जिसका बड़ा जबरदस्त शासक जो है बिंबिसार का था। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार है ये, बिंबिसार है, BIMBISAR, ये बिंबिसार साहब हैं। और बिंबिसार के पिता का नाम जानते हैं क्या था? इनका नाम था किंग भट्टिया, किंग भट्टिया। और ये जो है हर्यंक वंश के संस्थापक सब माने जाते हैं बिंबिसार। ये इनकी गिनती महान शासकों में होती है। और यही कायदे से कहा जाए तो कि मगध साम्राज्य को स्थापित करने वाले बिंदुसार ही थे। द रियल फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर वॉज बिंबिसार, नॉट बिंदुसार। वंस अगेन आई मेंशन, ये बिंबिसार थे, ठीक। तो ये ग्रेटेस्ट रूलर थे, जैसा कि बौद्ध साहित्य हमें बताते। जैन साहित्य में इनको जानते हैं क्या क्या गया?
श्रोणिया कहा गया है। और सेनिया, बिंबिसार की खास बात यह है कि बिंबिसार ने अपने राज्य का जबरदस्त विस्तार किया। और विस्तार किया कैसे किया? वैवाहिक संबंधों के द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित करके इन्होंने अपने राज्य का जम के विस्तार किया। जैसे अकबर देखते हैं ना, आगे आकर के राजपूतों से विवाह करके वो लगता है कि उन्होंने इन्हीं से सीखा था, बिंबिसार से। बिंबिसार ने 3 विवाह किया। पहली पत्नी इनकी जो कौशल राज थे, पढ़ा था ना महाजनपद में कौशल था, कौशल राजा जो थे कौशल नरेश, उनकी बेटी, और उनका एक बेटा का नाम क्या था? प्रसन्नजीत नाम है, सुना होगा आपने। तो प्रसन्नजीत की बहन, उनका नाम महाकौशल था। तो उन्होंने महाकौशल से शादी की। पहला विवाह किससे किया? कौशल की पुत्री और ये प्रसन्नजीत की बहन, उनका नाम था महाकौशल, उनसे इन्होंने विवाह किया। और महाकौशल से विवाह का परिणाम क्या हुआ कि काशी का एक गांव मिला था दहेज में। काशी का एक गांव मिला था जिसका कि राजस्व उस समय जो है करीब 1 लाख था। दहेज में काशी का एक गांव मिला था जिसका राजस्व उस समय 1 लाख था, और वो भी सिक्कों में मिलता था, काइंस में नहीं, क्वाइंस में, सिक्कों में मिलता था। देखिए इस विवाह से कितना फायदा हुआ उनको। एक गांव मिला, वो वहाँ का जो राजस्व था, जो रेवेन्यू था, जो उनको सिक्कों में मिलता था, 1 लाख था। और दूसरी शादी इन्होंने कहाँ की? दूसरी शादी इन्होंने की वैशाली। लिच्छवी की चर्चा हो रही थी ना कल, वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी की राजकुमारी, इनका नाम क्या था जानते हैं? चिल्लड़ा। ड़ा लिख दीजिए, ना लिख दीजिए, इंग्लिश में तो ना हो जाएगा, हिंदी में ड़ा लिख दीजिए। चिल्लड़ा थी राजकुमारी। इन्हीं चिल्लड़ा राजकुमारी जो लिच्छवी, जो वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी, चिल्लड़ा जिनका नाम था, उनसे इन्होंने दूसरा विवाह किया। वैशाली जानते हैं बड़ा शक्तिशाली राज्य था। तो ये देखिए इन्होंने चिल्लड़ा से विवाह कर लिया। और जानते हैं चिल्लड़ा से ही जो पुत्र हुए थे ये अजातशत्रु, नाम आपने सुना होगा। नाम तो इनका बड़ा अच्छा था, लेकिन ये अजातशत्रु जैसे थे नहीं। तो नाम अजातशत्रु की माता जो है ये चिल्लड़ा थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी। यही नहीं, तीसरा विवाह भी इन्होंने किया। तीसरा विवाह इन्होंने कहाँ किया कि पंजाब का मध्य देश है, पंजाब मध्य देश। अब आप चौंकेंगे कि मध्य देश की चर्चा तो की ही नहीं जब 16 जनपदों की बात हो रही थी। ये जो है ये आपका गांधार की जो चर्चा हो रही थी, गांधार का एक भाग था मध्य प्रदेश जो था। ये मध्य प्रदेश के एक क्या थे? ये एक प्रधान थे मध्य प्रदेश के, जो मद्र कुल कहिए, मद्र कुल था। ये गांधार देश में, गांधार राज्य में, गांधार महाजनपद में, एक बात हो रही, गांधार महाजनपद में एक मद्र कुल था। उस कुल के जो प्रधान थे, हेड थे, मुखिया थे, उनकी बेटी से विवाह की, कुल के प्रधान की पुत्री से विवाह की। तो देखिए पहुंच गए उत्तर में। गांधार कहाँ है? ये मद्र कुल उत्तर में था, यानी, और ये पश्चिम में, यानी इन्होंने उत्तर में और पश्चिम में, ये वेस्ट, उत्तर और पश्चिम में अपना विस्तार जो है अपने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से किया। ये बिंबिसार जी की खास बात थी। और एक चीज और, इनकी लड़ाई जो है अवंती से खूब डट के थी। अवंती से उज्जैन जिसकी राजधानी थी, खूब जम के होती थी। वहां के राजा थे चंड प्रद्योत महासेन। क्या नाम था उनका? जगह नहीं लिखी, चंड प्रद्योत, चंद प्रद्योत महासेन। उनसे इनकी ठनी थी। पहले खूब भिड़ा भिड़ी हुई, उसके बाद लास्ट में जो दोनों लोगों ने संधि की, और इसी संधि की कि मित्रता हो गई। अब मित्रता यूं हुई अपने शत्रु से कि जब अवंती नरेश जब पीलिया हुआ तो उन्होंने जो है चंड प्रद्योत महासेन ने जो है बिंबिसार से अनुरोध किया कि उनके जो राजवैद्य हैं, जीवक नाम सुना, बहुत जीवक ने नहीं जाने तो क्या जाने, राजवैद्य है जीवक, तो जीवक साहब को उन्होंने मांगा था अपने उपचार के लिए। तो बिंबिसार जी ने, बिंबिसार याद रखिएगा, बिंदुसार ने, बिंबिसार जी ने अपने राजवैद्य को
उनके जो है राजा प्रदोत, क्या नाम था, राजा प्रदोती था, उज्जैन के राजा, क्या कहते हैं, अवंती के राजा, उज्जैन के राजा चंड प्रदोत महासेन के इलाज के लिए इन्होंने अपने जो है फिजिशियन को भेजा था। राजवैद्य जीवक थे। ये इनके बारे में एक खास बात एग्जाम में आता है, किसने भेजा था, किससे मंगाया था, तो याद रखिएगा, अवंती नरेश चंड प्रदोत महासेन को पीलिया हो गया था, जांडिस हो गई थी है, या कृष्ण बीमारी हो गई थी, तो भेजा था बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजा था, जानिएगा। और अंग से भी भिड़ा भिड़ी इनकी हुई, और अंग से भिड़े, और वहाँ का राजा जो ब्रह्मदत्त था, अंग नरेश है, ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त को इन्होंने पराजित किया। पराजित करके अपने बेटे इसी अजातशत्रु को, जिन साहबान ने आगे चल के अपने पिताजी की हत्या करके राज्य पा लिया, और इस साम्राज्य को प्रथनता साम्राज्य भी कहा जाता है इन लोगों को है। सब लोगों ने सत्ता के लोभ में, ये लोभ कोई नया नहीं है, भाई अभी बुद्ध काल में चर्चा कर रहा था भगवान बुद्ध के समय, वहाँ कितनी हत्याएं हुई ये देखिए। अभी ये 6वीं 7वीं शताब्दी नहीं आई है, अस्वस्थ रही है, पुरानी बात है, विषय की बात हो रही है। तो ये सत्ता के लिए हत्याएं कम ज़्यादा होती रही हैं। और आज भी आप अखबार पढ़ते होंगे तो जमीन जायदाद के लिए लोग एक दूसरे को क्या कुछ करने से बाज नहीं आते। तो अपने बेटे को उन्होंने बना दिया अजातशत्रु। अजातशत्रु को इन्होंने यहाँ पे अंग जीता, अंग में ब्रह्मदत्त को पराजित करके वहाँ उन्होंने अपने बेटे को सौंप दिया, कहा लो, जैसे गवर्नर बनते थे, देखो संभालो। और याद रखिए ये मगध की शुरू में राजधानी कहाँ थी, गिरिव्रज थी, आपने सुना है, जो 5 तरफ से जो है पहाड़ियों से घिरी हुई थी। और गिरिव्रज का ही वही राजगीर जिसको आप कहते हैं, उसी का पुराना नाम है, कुछ अलग से नहीं है। और बिंबिसार को इस बात का भी श्रेय जाता है कि उन्होंने काफ़ी गांव से सड़कों को, शहर को, जो बाजार में मार्केट जो थे, जो गांव से शहरों को जोड़ने के लिए सड़कें बनवाई, नदियों पे पुल बनवाए, ये सब अच्छे काम किए। तो ये बिंबिसार की बात हो गई। अब हम अगर याद करें तो अगर हम आगे बढ़ें तो इनके पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। ये पितृहंता थे। और अजातशत्रु के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को संरक्षण दिया। और ये भी आप जानते हैं, अजातशत्रु के समय ही में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इनके शासन के 8वें वर्ष जो है भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इन्होंने राजगृह में स्तूप भी बनवाया, अजातशत्रु के कोई श्रेय जाता है। अब ये भी आपने पढ़ा कि सप्तपाणी गुफा में जो बौद्ध संगीति हुई थी, इन्हीं के समय आयोजित हुई थी। और लिच्छवियों को इन्होंने लिच्छवियों में फूट डाल दिया। वैशाली लिच्छवी, सोचिए कि सत्ता के चक्कर में ये लिच्छवी, लेकिन लिच्छवी बताया इनकी माता चिल्लड़ा जो थी अजातशत्रु के, ये लिच्छवी की राजकुमारी थीं। लेकिन इन्होंने बिना अपने ननिहाल के संबंधों का ख्याल रखे लिच्छवी में फूट डाल दिया। और क्या कहा, लिच्छवी पे फूट डाला, फूट डाल करके हमला कर दिया और लिच्छवी को मिला लिया। कारण क्या कहा कि ये लिच्छवी वाले जो कौशल की मदद कर रहे थे। जब क्या कारण था भाई कि आपने अपने ननिहाले वालों के ऊपर हमला कर दिया। अजातशत्रु का कहना नहीं, फूट डाला, कहा कि नहीं सर, ये तो कौशल पे साथ दे रहे थे तो ना। और ये इन्होंने जो है अजातशत्रु ने एक हथियार बनाया था गुलेल टाइप का, जिसमें वो पत्थर रख करके फेंकते थे, दनादन मारते थे। और एक रथ लिए रहते तो उसमें गदा था, उससे व्यापक नरसंहार करते थे। मतलब असलाह औजार बहुत अच्छा था अजातशत्रु साहब के पास। तो ये कहानी इन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी। एक लड़ाई तो ये बता दिया लिच्छवी वाली, लिच्छवी चिल्लड़ा उनकी माताजी वहीं की राजकुमारी थी, वहाँ उन्होंने युद्ध किया। और कौशल और काशी से, कौशल को ही बहाना लेके वहाँ लड़े थे। कौशल काशी से भी इनकी ठठनी जम के लड़े कौशल से, और अंत में कौशल पराजित हुआ और दहेज में इन्हें काशी मिला। और फिर बाद में जब लास्ट में लड़ते लड़ते जब कौशल नरेश हार गए तो उन्होंने अपने पुत्री का विवाह अजातशत्रु से कर दिया, कौशल नरेश ने, और दहेज में काशी को गिफ्ट किया। अजातशत्रु को जो है उस समय जो अवंती के शासक थे उनसे बड़ी जम करके चुनौती मिली। और अवंती काफ़ी शक्तिशाली था। उसने जो है अवंती ने अजातशत्रु को बड़ी सख्त चुनौती दी। अवंती इसके पहले जो है कौशाम्बी के वत्सों को पराजित कर चुके थे, ये इतने शक्तिशाली थे। आपको मालूम है ना, बताया कि अजातशत्रु ने 2 युद्ध जीते। एक तो
कौशल नरेश को पराजित किया और वो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करके और काशी आपको पता है कि दहेज में दिया अजातशत्रु। और दूसरी है जो है लिच्छवी है वैशाली अपने मामा के यहाँ, वहाँ भी उन्होंने लड़ाई कर लिया, उसको ही मिला लिया। 2 युद्ध जीत चुके थे, तीसरे की तैयारी कर रहे थे। अवंती ने जब वत्सों को हरा दिया, कौशाम्बी के वत्सों को जब हरा दिया, तो उन्होंने कहा कि अब मगध की तरफ आ रहे हैं, मगध को छोड़ेंगे नहीं। जब मगध को धमकाया कहा इसको भी अपने कब्जे में लेंगे और पराजित करेंगे। अजातशत्रु साहब घबरा गए और देखे कि ताकतवर हैं, तो फिर उन्होंने अपना चारों तरफ से किलाबंदी घेराबंदी कराना शुरू किया। और उनकी जो राजधानी थी राजगीर की चारों तरफ से किलाबंदी शुरू की और घेराबंदी करते रहे। हालांकि उनके समय तक आक्रमण नहीं हुआ और तैयारी पूरी की। इसके अवशेष आज भी आप देख सकते हैं जो तैयारी इन्होंने की थी। तो ये अजातशत्रु की बात थी। दोनों 2 युद्ध जो है लिच्छवियों को कौशल को पराजित किया और अवंती के लिए तैयारी की। इसके बाद इनके बेटे, जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके शासन पाया था, इनके पुत्र उदयन इनसे कम नहीं थे। ध्यान रखिएगा, ये उदयन जो है उदयन नहीं है, ये जो है वत्स के वो अलग नहीं है। ये वत्स के जो उदयन है ये अलग है, ये उदयन अलग है। याद रखिएगा दोनों अलग अलग, उदयन है ये उदयन है, ठीक है। ये अजातशत्रु के बेटे, इन्होंने भी जो है अपने पिता की हत्या की, जैसे इनके पिताजी ने किया था बाबा की हत्या। तो इन्होंने अपने पिता की हत्या की और सिंहासन पा लिया, ठीक है। ये सब 6वीं 7वीं शताब्दी के पहले हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इतिहास की समझ होना थोड़ा जरूरी है। और इन्होंने अपनी राजधानी पटना बनाया, क्योंकि पटना केंद्र में था। इनका राज्य जो है उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में छोटा नागपुर पहाड़ी तक था, तो उस समय पटना केंद्र में था। और इसके बाद इनके बाद उदयन के 3 पुत्रों ने शासन किया, लेकिन जनता सब देख रही थी। जनता अंधी थोड़ी होती है, उस समय की जनता सब देख रही थी। और ये हर्यंक वंश, जिन्हें कि पितृहंता वंश भी कहा जाता है, और जनता ने इनको जो है गद्दी से उतारने के बाद देखा कहाँ एक बड़ा योग्य अमात्य थे, उनको राजा बनाया। और इसके बाद जो है यही शिशुनाग थे, और फिर शिशुनाग वंश की स्थापना होती है, ठीक है। ये शिशुनाग वंश की स्थापना होती है, ठीक। और ये कब हुई है? 412 इसका पीरियड है, 412 BC से लेकर के कितना 314 कितना है, 412 से लेके 344 BC है, 344। ये इनका शिशुनागों का पीरियड है 412 से। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए कि अजातशत्रु ने वो जो बताया था ना कि एक रथ में जो चारों तरफ दराती वाला रथ कहिए इसको, रथ मूसल, ये आता है कि परीक्षा में कभी कभी कि 10 रथ मूसल क्या था? रथ मूसल या महाशिलाकंटक, महाशिलाकंटक। कभी इसका मुकाबला अगर हो जाए कि रथ मूसल और महाशिलाकंटक किस राजा के हथियार थे और औजार थे, तो ये रथ मूसल वही है जो बता रहा था अभी ना कि इनके रथ में चारों तरफ दराती लगी रहती थी, और ऐसे जब चलते थे, रथ चलता था तो लोगों को काटते चलते थे, समझे। ये रथ मूसल था। महाशिलाकंटक वो नहीं बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जो है पत्थर फेंक के मारते थे, इंजन लगा रहता था तो पत्थर फेंकते थे ऐसे ऐसे के, तो ये महाशिलाकंटक कहा जाता था। ये रथ मूसल था। ये किसके औजार थे? तो याद रखिएगा ये अजातशत्रु के औजार थे। कभी आ जाए देखा एक बार आया हुआ है कि रथ मूसल प्रयोग करते थे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। याद रखिए कि अजातशत्रु का वही जो बताया पत्थर फेंकने वाला इंजन लगा रहता था, फेंकते थे। और दूसरी तरफ लगा रहती थी रथ में जो है दराती वाला रथ होता है जो खटखट खटखट काटते चलता था, है व्यापक नरसंहार। तो ये व्यवस्था थी अजातशत्रु की। हाँ, तो हम शिशुनाग वंश की बात कर रहे थे। तो शिशुनाग की सबसे बड़ी सफलता थी कि अवंती को जीत करके मगध में मिलाना, ये बड़ी सफलता थी उनकी। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाया। और इनके बाद जो है कालाशोक, जिनको आप काकवण के नाम से भी जानते हैं, ये जो है मगध के राजा सम्राट बने।
और ये पुनः अपनी राजधानी उठा करके ये फिर साहब पाटलिपुत्र ले गए। ये जो है पाटलिपुत्र फिर से अपनी राजधानी ले गए। कालाशोक काकवर्ण के समय में आपको मालूम है कि ये द्वितीय जो है बौद्ध संगीति जो हुई थी वो एक कालाशोक काकवर्ण के समय में तो हुई थी। और उसके बाद से इनके जो है बाद के 10 पुत्रों ने आगे चल के शासन किया। और हाँ, कालाशोक काकवर्ण की भी यही कहानी कि ये अपनी राजधानी के आसपास घूम रहे थे तो कोई दुर्जन सज्जन तो नहीं कहेंगे, छुरा भोग करके इनकी हत्या कर दिए थे। और ये शिशुनाग वंश की बात हुई। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है, नंद वंश। और नंद वंश की भी यही कहानी है। ये आप जानते ही हैं कि हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। और नंद वंश, इन्होंने जैन धर्म को, इस वंश के लोगों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। और इनकी कहानी ये है कि महापदम नंद, महापदम उग्रसेन जो थे, उग्रसेन को ही पुराणों में महापदम कहा गया है। उग्रसेन को पुराणों में महापदम कहा गया है। ठीक है, तो इन्होंने जो है शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महापदम नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या करके सिंहासन हासिल किया था। तो ये महापदम उग्रसेन, इन्होंने, इनको पुराणों में महापदम नंद कहा गया है, महापदम। और महापदम की सबसे बड़ी सफलता ये है, ये अपने आप को एकराट कहते थे। इनको लगता था कि एक छत्र शासक हैं ये, इन्होंने सब पे विजय प्राप्त कर ली। इन्होंने अपने आप को एकराट कहा, एक छत्रप कहा, एक छत्र, एक राट कहा। यही नहीं, पुराणों में जो है इनके लिए जानते हैं क्या शब्द प्रयोग हुआ है? पुराणों में इनके लिए सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक शब्द प्रयोग हुआ है पुराणों में इनके लिए। सर्व छत्रांतक क्या कहते हैं? सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक। ठीक है। और इन्होंने जो है कौशल पे और आप क्या कहेंगे कि कलिंगा पे विजय पाई। कलिंग में इन्होंने एक नहर भी खुदवाई, केनाल खुदवाई। जब आप राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख देखेंगे उसमें इस बात का वर्णन है कि इन्होंने एक केनाल बनवाई थी। और इसी हाथी गुम्फा के अभिलेख में इस बात का भी वर्णन है कि वहाँ से एक जैन की मूर्ति ये जनाब उठा के लाए थे, एज ए विक्ट्री सिंबल कहिए या विक्ट्री मेडल कहिए, विक्ट्री मेडल के रूप में ये जो है एक जो है क्या जैन की प्रतिमा उठा के लाए थे। ये जो राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे ये पता चलता है। और महापदम नंद के फ्रेंड थे पाणिनि जी। पाणिनि का नाम सुना है ना, जिन्होंने संस्कृत का प्रथम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। जानिएगा कि पाणिनि का जन्म स्थान कहाँ था? पुष्कलावती था। ये पुष्कलावती गांधार में पैदा हुए थे पाणिनि साहब। और ये आता है कभी कभी कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने अध्याय थे? अष्टाध्यायी नाम है, कंफ्यूज नहीं होने का, 8 अध्याय हैं। और इसमें कुल आपकी 4000 जो है क्या कहते हैं, ये सूत्र कहिए, 4000 सूत्राज, या हिंदी में कहिए सूत्र, इंग्लिश में सूत्राज हैं। 8 अध्याय। और ये पाणिनि की बात हो गई। और इनको महापदम साहब को जो है ये उत्तर भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से पुष्ट जो है ऐतिहासिक सम्राट प्रथम थे ये। कौन? महापदम नंद साहब। इनके बाद जो है, अच्छा, ये नंदवंश के पास बहुत बड़ी सेना थी, को मालूम होगा ना। इसी सेना का आकार सुन करके शायद सोचा इतनी बड़ी सेना रखने के लिए राजस्व की भी तो जरूरत होगी। बताइए, 2 लाख पैदल, 2 लाख पैदल भाई साहब, इन्फेंट्री लिख दूँ साहब 2 लाख, 60,000 आपका कैवलरीज घुड़सवार है, और 3000 से लेके 6000 तक हाथियां थी इनके पास। हाथियां ये थी नंदवंश की, सही विशाल सेना थी। नंदवंश बड़ा जगमगाया हुआ सम्राट, बड़ा राज्य, बड़ा मगध का बहुत बड़ा साम्राज्य था।
नंदों ने जो है अपना बड़ा साम्राज्य बनाया था। महापद्म नंद के 8 बेटों में से, 8 पुत्रों में से जो धनानंद साहब थे, वो धनानंद जो है आगे सम्राट बने। और ये धनानंद जो है, धनानंद जो है ये महापद्म नंद के 8 पुत्र में से एक थे। ये सम्राट बने। इन्हीं के समय, ये सिकंदर के समकालीन थे और इन्हीं के, ये अंतिम सम्राट थे। ये नंद वंश के अंतिम सम्राट धनानंद थे। आप जानते होंगे कि इन्होंने जनता पे भारी मात्रा में कर लगा दिया और इनके राज्य में, प्रजा में बड़ा भारी असंतोष था। और इस असंतोष का फायदा उठा करके चंद्रगुप्त ने अपने गुरुदेव चाणक्य की मदद से, आप जानते हैं कि धनानंद की हत्या कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर दी चाणक्य की मदद से, और इस तरह से नंद वंश का पतन हुआ। और फिर इसके आगे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए और बड़े प्रतापी, जिसे आप मौर्य वंश कहते हैं, जिसके पहले शासक चंद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की। उसको हम आगे पढ़ेंगे मौर्य वंश में। और अगर संक्षेप में आप ये जानना चाहें कि मगध की इतनी सफलता का कारण क्या था, तो एक तो सबसे बड़ा कारण कि मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी वो बड़ी सटीक थी। राजगीर के आसपास, वहाँ सारी कहानी लोहा की थी। लौह उपकरणों के चलते कृषि का विकास, जंगलों को साफ करना, बसना, रहना, उत्पादन का बढ़ना, ये सारी चीज़ें लोहा से जुड़ी हुई थी। तो राजगीर के आसपास लौह की जो खदानें थी, लौह की जो माइंस थी, उसका भंडार था। एक तो फ़ायदा, एक जोग्राफिकल कंडीशन ये थी। दूसरी, स्ट्रेटजिक लोकेशन भी बड़ी अच्छी थी। राजगीर आपने देखा कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, सुरक्षित था। इसी तरीके से जहाँ जो दूसरी राजधानी बनाई गई पाटलिपुत्र, वो देखेंगे एक तरीके से जल दुर्ग था, वाटरफॉल था। गंगा, गंडक और सोन चारों तरफ से घिरा हुआ था। तो ये दोनों जो है एक तरीके से सामरिक दृष्टि से राजधानी को अभेद्य बनाते थे। और एक कारण ये भी था कि जो कुछ ऐसे शासक हुए जो बड़े महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली थे, बिंबिसार की बात कर रहा था, जिन्होंने हर्यंक वंश की स्थापना की। बाद में उनके बेटे बताया कि अजातशत्रु हैं, अजातशत्रु भी एक शक्तिशाली शासक थे, बड़े महत्वाकांक्षी थे। इसी तरीके से महापद्म नंद की बात कर रहा था। तो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सम्राटों ने मगध के उत्थान में भूमिका निभाई। कृषि बताया, कृषि यहाँ पे चावल की कई तरह की उपज की जाती थी। जलोढ़ बढ़िया मिट्टी होने के कारण से यहाँ सरप्लस उत्पादन होता था, जिससे कि किसान जो है अतिरिक्त उत्पादन को कर के रूप में देने में समर्थ थे। तो कर संग्रह अच्छा हो जाता था। और नगरीकरण का विकास हुआ। तो इनके जो है क्या कहते हैं कि मगध शासन में जो नगरों का उत्थान हुआ, उसमें बताया धातु के सिक्कों का प्रयोग हुआ। और धातु के सिक्के के चलन से जो है व्यापार का भी अच्छा विस्तार हुआ। और अगर आप ये बात करेंगे कि युद्ध की बात करेंगे, तो ये लोग घोड़े और रथ से प्रयोग से अच्छी तरीके से परिचित थे। बताया कि अभी चर्चा हुई थी रथ मूसल और महाशिला कंटक की। तो घोड़े और रथ के प्रयोग से बाखूबी प्रयोग करते थे, अच्छे से परिचित थे। और ख़ास बात ये थी कि नंदों ने तो हाथी का प्रयोग अपने विरोधियों के प्रति जम करके किया। और हाथी को आप जानते हैं कि सुविधा ये थी कि किला को तोड़ना हो, है किले को भेदना हो, हाथी लगा दीजिए। 6000 हाथी बताया जाता है कि नंदों के पास थे। 6000 हाथी बताइए, थोड़े से होते हैं। अगर लगा दिया किला तोड़ने के लिए, दलदल रास्ता है, ख़राब है, जंगल है, अब हाथी से बढ़े चले जा रहे हैं। तो ये सुविधा थी। इन सारे कारणों के चलते संक्षेप में, बाकी आप जानते हैं कि मगध के उत्थान में मदद मिली। संक्षेप में यही। और अब हम आगे पढ़ेंगे ग्रीक इन्वेजन के बारे में। जय हिंद।